इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे जन संकल्प सम्मेलन के लिए मंडी में कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लागू। हिमाचल में आपदा राहत विवाद, भाजपा ने कांग्रेस को दी चुनौती, कहां गई केंद्र से मिली करोड़ों की राशि। हिमाचल में 170 करोड़ का सवाल, भाजपा ने कांग्रेस और मंत्री पर लगाया आरोप। चंबा का पॉक्सो विवाद, विधायक हंसराज से भाजपा नेता ने जताया जान को खतरा। स्मार्ट मीटर से नई बिजली नियमावली लागू, बिल न जमा करने पर कटेगा कनेक्शन। ढली कैंटी घाट 4 लेन किनारे धड़ल्ले से बिक रही जमीन, बेनामी सौदों की आशंका। बेटी ने अपनी मां के घर में डाला डाका, 17 लाख के गहने चुराकर छिपाए पंजाब में। बगलामुखी मंदिर के पास सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। पहली बार डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा, कीमत हुई तय। एमसी शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा मामला, 30 दिसंबर तक चली सुनवाई। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर मंडी के पटल मैदान में आयोजित होने वाले जन संकल्प सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि सम्मेलन में लगभग 650 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और शहर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। सभा स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जबकि पार्किंग के लिए अलग अलग स्थान चयनित किए गए हैं। पंडाल में जनता को खाने पीने का सामान, बैग और पर्स ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन ज्वलनशील और नुकीले पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और संदिग्ध सामान की जांच भी की जाएगी। पंडाल परिसर को 4 मुख्य सेक्टर और 10 उप सेक्टरों में बांटा गया है, जिनकी कमान डीएसपी रैंक के अधिकारियों को सौंपी गई है। मंडी शहर में इस दौरान 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। वीआईपी अंगतुलकों के लिए 2 और वीवीआईपी के लिए 1 विशेष प्रवेश द्वार बनाई गई है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 117 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 11 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अस्थायी यातायात नियम लागू रहेंगे। खलियार, बिंद्रावणी, चक्कर और कलियाहड़ की ओर से आने वाले बाहरी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं मंडी बस स्टैंड के बाहर टैक्सी और ऑटो पार्किंग भी अस्थायी रूप से बंद रहेगी। बसों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं, जबकि छोटे वाहन सामान्य मार्ग से आवागमन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत पैकेज को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। केंद्र से मिलने वाली सहायता पर कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। हिमाचल भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने विनय कुमार के बयान को भ्रामक बताते हुए कहा कि पद संभालते ही वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस हाईकमान के दबाव में जनता को गुमराह किया जा रहा है। अजय राणा ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने हिमाचल को 15 रुपए भी नहीं दिए, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है, तो राज्य सरकार को अब तक मिली पूरी राहत राशि वापस कर देनी चाहिए। दरअसल मंडी दौरे के दौरान विनय कुमार ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज में से प्रदेश को अब तक कुछ भी नहीं मिला। इसी बयान को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अजय राणा ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत 31 अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार हिमाचल को 3451.43 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने 769.82 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसते हुए अजय राणा ने कहा कि सरकार के 3 साल पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में आने को लेकर खुद कांग्रेस नेताओं में असमंजस है, जो राज्य सरकार पर केंद्रीय नेतृत्व के घटते भरोसे को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश की भाजपा ने राज्य की 3570 पंचायतों के विकास कार्यों के लिए केंद्र से आए 170 करोड़ रुपए के फंड पर कांग्रेस सरकार और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत सितंबर-अक्टूबर 2025 में जारी फंड अब तक पंचायतों तक नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीण विकास पूरी तरह ठप हो गया है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि इस राशि का उपयोग स्वच्छता, पेयजल, सड़क मरम्मत, पंचायत भवन और महिला युवा मंडलों के कार्यों के लिए होना था, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण न ही टाइट फंड और न ही अनटाइटेड फंड जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के खातों में पैसा न पहुंचने से उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट और अगली किस्त की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हुई है। भाजपा प्रवक्ता ने पंचायती राज मंत्री के जवाब को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए 4 सवाल उठाए हैं। 170 करोड़ किसकी जिम्मेदारी से अटका है, पैसा किस खाते में पड़ा है, रुके विकास कार्य की भरपाई कब होगी और ग्रामीण जनता को देरी की सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है।
उन्होंने चेतावनी दी, यदि सरकार ने फंड तुरंत जारी नहीं किया तो भाजपा सड़क से सदन तक जोरदार संघर्ष करेगी, क्योंकि ये केवल धन का मामला नहीं बल्कि प्रदेश के गांव के भविष्य से जुड़ा मामला है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भाजपा एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेश रावत ने भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज और उनके समर्थकों से जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। रावत ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए बताया कि इंटरनेट मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। ये विवाद उस वीडियो से शुरू हुआ जिसमें नरेश रावत विधायक पर आरोप लगाने वाली युवती को एक होटल में छोड़ते दिख रही है। रावत ने कहा कि युवती की शिकायत पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था और होटल में युवती को छोड़ने के दौरान महिला कांस्टेबल भी मौजूद थी। बावजूद इसके होटल की सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की जा रही है और इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। रावत ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके समर्थक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। इस मामले में विधायक पर नवंबर 2025 में यौन शोषण समेत अन्य गंभीर आरोप लगे थे। महिला पुलिस थाना चंबा में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। बाद में चंबा कोर्ट ने विधायक को अंतरिम और अग्रिम जमानत भी दी थी। जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की गई थी जिसने चंडीगढ़ और भांडर क्षेत्र में साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने बताया कि नरेश रावत द्वारा दी गई सुरक्षा की मांग की जांच की जाएगी। वहीं भाजपा मंडलाध्यक्ष शुरा अमरचंद ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि ये विधायक पर कार्रवाई से बचने का हथकंडा है। हाईकमान को प्रस्ताव भेजकर पार्टी विरोधी कार्य पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद बिजली बोर्ड ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब यदि बिल समय पर जमा नहीं होता तो स्मार्ट मीटर के जरिए कनेक्शन ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा। बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए 240 रुपए का रिकनेक्शन शुल्क देना होगा और कनेक्शन लगभग आधे घंटे बाद ही चालू होगा। बोर्ड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय पर बिल जमा करें। बिल अब मोबाइल और ईमेल पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। वहीं कुल्लू में शुरुआत में कुछ समय तक हार्ड कॉपी बिल भी उपलब्ध होंगे। विद्युत विभाग के एक्सीएन रोहित कुमार ठाकुर ने बताया कि भविष्य में पूरी तरह ऐप और ऑनलाइन सिस्टम से बिलिंग की जाएगी। बोर्ड का कहना है कि ये नई व्यवस्था पारदर्शी और सुविधाजनक होगी। ऑपरेशन सर्कल कुल्लू के अंडर लोगों के जो घरों में मीटर लगे हैं उनको स्मार्ट मीटर से रिप्लेस किया जा रहा है। शुरू में जो रिप्लेसमेंट के बाद कुछ टाइम तक हार्ड कॉपी ही बिल की आएगी और उसके बाद एक एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोग अपना बिल जो है वो देख सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही बिल जो है पे कर सकते हैं और लास्ट में जो है वो बाद में प्रीपेड करने का भी जो है वो प्लान है। किस तरह के आगामी दिनों में अभी तो जो टैरिफ जो रेगुलेटर ने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो बिल आएंगे। जैसे अभी आ रहे थे जिस रेट पे उसी रेट पे बाद में भी आएंगे। जो प्रीपेड का है उसका रेट जो है वो रेगुलेटर जो है वो बाद में डिसाइड करेंगे। जो प्रीपेड उसको करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कालका शिमला 4 लेन के ढली से कैंथली घाट तक निजी जमीनों की तेजी से हो रही खरीद फरोख्त को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कृषि भूमि सहित अन्य निजी जमीनों की बिक्री पर नजर रखने और बेनामी सौदे की आशंका के चलते प्रशासन ने प्रत्येक रजिस्ट्री की जांच के निर्देश दिए हैं। एक बीघा या उससे अधिक जमीन के सौदे में खरीदार और विक्रेता दोनों को उपायुक्त कार्यालय बुलाकर जमीन बेचने और खरीदने के कारणों की जानकारी ली जा रही है, जिसके बाद ही रजिस्ट्री को मंजूरी दी जा रही है। उपायुक्त स्वयं कई मामलों की समीक्षा कर रहे हैं, जबकि तहसीलदारों को सभी लेन देन की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। प्रस्तावित 4 लेन के कारण इन इलाकों में जमीनों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे 4 लेन से सटे गाँव में लोग अपनी कृषि भूमि तक बेच रहे हैं और बहुमंजिला भवनों का निर्माण भी शुरू हो गया है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ जमीनें बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा स्थानीय निवासियों के नाम पर खरीदी जा रही है। वहीं शोगी क्षेत्र में ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां लोग अपनी जमीन बेचने के बाद भूमिहीन हो गए हैं और अब उसी जमीन पर चौकीदारी कर रहे हैं। कालका शिमला 4 लेन परियोजना के तहत कैंथली घाट से ढली तक 28 किलोमीटर लंबे 4 लेन का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत करीब 3,914 करोड़ रुपए है और इसे वर्ष 2027 के अंत तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। वहीं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि 4 लेन के किनारे हो रही जमीन की खरीद फरोख्त पर निगरानी जरूरी है और तहसीलदारों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि भूमि का सौदा मालिक की इच्छा से और नियमों के तहत।
हमीरपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मां के घर से करीब 17 लाख रुपए के गहने चोरी करने के आरोप में पुलिस ने उसकी शादीशुदा बेटी को गिरफ्तार किया है। ये मामला थाना सदर क्षेत्र के गांव रोपा का है, जहां पीड़िता सुमना देवी ने 27-28 नवंबर की रात सोने चांदी के गहने और नकदी की चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलते ही एएसपी राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना सदर पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की। टीम ने मौके का निरीक्षण किया और परिवारजनों सहित आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की गई तकनीकी जांच में संदेह पीड़िता की बेटी कोमल पर गहराने लगा। पूछताछ के दौरान कोमल ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि चोरी किए गए गहने पंजाब के बरनाला में छिपाए गए थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने करीब 17 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद कर लिए हैं और पूछताछ में आरोपी ने लालच के चलते चोरी करने की बात भी स्वीकार की है। कांगड़ा जिले में बगलामुखी मंदिर के पास नेशनल हाईवे 503 पर 10 दिसंबर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुबारकपुर रानीताल एनएच पर देहरा के समीप सीधा भरो नामक स्थान पर सड़क किनारे खड़े दो युवकों को सरिये से भरे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों युवक जालंधर से कांगड़ा की ओर जा रहे थे और मैगी खाने के लिए सड़क किनारे रुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवकों ने एक खोखे पर चाय मैगी का ऑर्डर दिया था, तभी तेज रफ्तार ट्रक उन्हें टक्कर मारता हुआ खोखे से भी जा टकराया। हादसे के बाद ट्रक चालक करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर वाहन रोककर खड़ा हो गया, जिसे खोखा मालिक ने स्कूटी से पीछा कर पकड़ा। आरोप है कि चालक शराब के नशे में था। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल युवक और ट्रक चालक को सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया, जहां घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ट्रक चालक ने हादसे में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए दावा किया है कि जब वो वहां से गुजर रहा था तब सड़क पर पहले से खून पड़ा हुआ था। वहीं आगामी जांच अब जारी है। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को जल्द ही डिपो के माध्यम से स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर और रासायनिक मुक्त विकल्प मिलने जा रहा है। पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे लेकर कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राकृतिक खेती से खरीदे गए जौ की पिसाई कर डिपो और विभागीय आउटलेट के जरिए आपूर्ति का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग ने जौ के आटे की कीमत 120 रुपए प्रति किलो तय की है, जबकि प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा 55 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा। विभाग के अनुसार दोनों उत्पादों की सप्लाई की तैयारियां पूरी कर ली गई है और 20 दिसंबर के बाद प्रदेश भर के डिपो में इनकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। कृषि विभाग के सचिव सी पाल रासू ने बताया कि जौ की खेती पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक विधि से की गई है और पहली बार उपभोक्ताओं को ये विकल्प दिया जा रहा है। वहीं सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलो कर दिया है, जिससे किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को 5 साल करने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई अब 30 दिसंबर को होगी। मामले में सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित अध्यादेश को विधानसभा में पेश किया गया था, जिसे सदन से पारित भी कर दिया गया है। सरकार ने तर्क दिया कि ऐसे में मौजूदा रिट याचिका प्रभावी नहीं रह गई है। इस पर याचिकाकर्ता अंजलि सोनी वर्मा ने अदालत को बताया कि विधानसभा से पारित संशोधन को अभी तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद प्रतिवादियों ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 30 दिसंबर को तय की है। याचिकाकर्ता ने अध्यादेश को एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया बताते हुए इसे महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है और इसे रद्द करने की मांग भी की है।